अगर मैं आज अपने ऑफलाइन में पढ़ाने जा रही हूँ, मेरे को बच्चों ने पैसे दिए हैं, मैं उनको घोल के एसएसटी नहीं पिला रही हूँ। अगर मेरे पास बहुत सारे भैया शूज पड़े हैं तो मैं क्या कितना एक पेयर शूज दूं या एक सिंगल शूज दूं एक कुरकुरे के पैकेट के लिए। ये पेपर नोट है। अच्छा, आपको पता है ना पेपर नोट भी पेपर का नहीं होता, वो कॉटन से बनता है, कॉटन वाले, तभी तो आपके नोट जब धुल जाते हैं तो फटते नहीं। डेट ऑफ इशू 9 अक्टूबर से 9 नवंबर, 9 दिसंबर, 9 जनवरी। ये चेक की वैलिडिटी 3 महीने है। 9 जनवरी के बाद ये चेक काम नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। या एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। एक ऐसी चीज जिसके लिए दुनिया में सभी काम कर रहे हैं। मैं पढ़ा रही हूं तो उसके लिए, तुम पढ़ रहे हो तो फ्यूचर में उसी के लिए। कोई जूते बेच रहा है तो इसीलिए, कोई कपड़े बेच रहा है तो इसीलिए, कोई किसी के यहाँ खाना बना रहा है तो इसीलिए, कोई खाना खा रहा है तो इसीलिए। द थिंग इज, गेस करो, पैसा। क्योंकि हर एक चीज में अल्टीमेट गोल क्या रहता है बच्चों? पैसा कमाना। और वही तो है आज का आपका लेक्चर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, जो आपको प्यार से इस चैनल पे पढ़ाती है एसएसटी। तो भाई आपको पता है साइंस एंड फन ने इस बार सुपर वन शॉट्स की पूरी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें एक ही वन शॉट में आपको क्वेश्चन आंसर्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ट्राई दीज, जो डिस्कस वाले होते हैं सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। अब आपको एक के लिए वन शॉट और एक के लिए क्वेश्चन आंसर और एक के लिए एमसीक्यू खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो बस इसी के चलते आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट। इसके बाद हमारी इको तो इस सेशन की खत्म हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का छोटा सा ही पार्ट आ रहा है, वो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो भाई मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट मतलब पैसा और उधारी। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। एक में हम बात करेंगे पूरे मनी के बारे में कि मनी के एडवेंट से पहले क्या हुआ, मनी के बाद मतलब मनी के आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, कैसे लोगों और मनी के कौन कौन से फॉर्म्स आ गए हैं। फिर आ जाएगा क्रेडिट के ऊपर, जो हम क्रेडिट लेते हैं वो किस किस सोर्सेस से ले सकते हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, इनको देने वाले कौन है और इस पे क्या क्या चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं उधार लेने के लिए। वो सारे के सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो अपनी एनसीईआरटीज लेके बैठ जाइए, क्योंकि मेरी पूरी पीपीटी एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, और कुछ भी और रिसोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। अच्छा जी, सबसे पहले तो भाई सेशन को लाइक कर देना प्यारा प्यारा, और जब जब आपको मैं सवाल पूछूं तो कमेंट्स करते चले जाना आप लोग। और बस इतनी सी बात है। पीपीटी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिंपल है, सिंपल सा प्रोसेस है। ओके, मनी, द यूज ऑफ मनी। पहली बात तो हम लोग पैसे का इस्तेमाल पूरे दिन में मतलब एवरीडे लाइफ में करते हैं। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही जेब से खर्चा हो ही जाता है बच्चों। आप घर से निकल रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्कूल जाने से पहले याद आता है, अरे आज तो मैप लेके जाना था, अरे आज तो ग्राफ बुक मंगवाई थी। तो वो सामने के स्टेशनरी भैया से जब आप सामान लेते हो तो पैसा इन्वॉल्व है। स्कूल में जाते हो तो कैंटीन, दोस्तों को देख के मन करता है खाना खाने का, कुछ बाहर से कुछ कैंटीन से। तो वो कैंटीन से जो आप पैटी ले रहे हो, नूडल्स ले रहे हो, उसमें पैसे लगते हैं। फिर आप वापस घर आते हो, छुट्टी होती है, बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है, यार सब बच्चे खा रहे हैं भैया बर्फ वाली आइसक्रीम, तो हम भी खाएंगे, तो पैसा लगता है। फिर वापस घर आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोबारा से इन्वॉल्व होती है। फिर आप घर आते हो, फिर आप ट्यूशन के लिए निकलते हो। अब ट्यूशन के लिए निकलने में भी क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब ट्यूशन वाले सर ने भी, मैडम ने भी कुछ मंगवाया हुआ है, उसकी कॉस्ट। रजिस्टर खत्म हो गया आज, पेन खत्म हो गया आज। बाहर निकलते ही दोस्तों के साथ चल यार मोमोज खाते हैं, वो भी तो जरूरी है, उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। तो देखा जाए अल्टीमेटली पूरे दिन में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज में जाने अनजाने में पैसा इन्वॉल्व होता है। तो हमारी एवरीडे लाइफ में पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बेचने खरीदने में काम आता है, सर्विसेज एक्सचेंज करने में काम आता है। सर्विसेज एक्सचेंज करना मतलब अगर मैं आज अपने ऑफलाइन में पढ़ाने जा रही हूँ, मेरे को बच्चों ने पैसे दिए हैं, मैं उनको घोल के एसएसटी नहीं पिला रही हूँ कि ये लो बेटा ये आपकी आज का कोटा है, इससे आपको मनी एंड क्रेडिट लर्न हो जाएगा। मैं उन्हें अपना समय दूंगी 2 घंटे का, जिसमें पूरा चैप्टर उनको समझाऊंगी। तो ये होता है सर्विस देना। इन सम केसेस कभी कभी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, प्रॉमिस होता है कि अभी ये सामान दे दो, हम बाद में दे देंगे। जैसे हर एक मतलब एवरीबडी वुड अग्री आई गेस, हर एक के घर के पास, ऑफिस के पास एक ऐसी दुकान होती है किराने वाले भैया की, जहां पे से दूध, पनीर एंड ब्रेड
ये सब चीजें डेली पर्पसेस पे आती हैं और वो लिखते चले जाते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ वो बिल दे देते हैं कि और हम पे कर देते हैं। तो जब मैं आज सुबह दूध लेने गई तो मैंने उनसे दूध ले लिया, लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि मैंने उनको अनजाने में ये वादा किया हुआ है कि मैं पैसे बाद में आपको दूंगी। तो इन सम केसेस देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर, बाद में पैसा दे ही देंगे। ठीक है भाई। हैव यू एवर वंडर्ड कि ट्रांजैक्शंस मनी से ही क्यों होती है, लेना देना मनी से ही क्यों होता है? तो अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। पहली बात तो भैया बहुत आसान हो गया है मनी से, मनी के आने की वजह से आप आसानी से कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स कि क्या सोचे यार, अभी मुझे यार कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कुरकुरे लेने के लिए उसको क्या दूं, पैसे ना होते तो मैं क्या करूं? अगर मेरे पास बहुत सारे भैया क्या कहते हैं शूज पड़े हैं, तो मैं क्या कितना एक पेयर शूज दूं या एक सिंगल शूज दूं एक कुरकुरे के पैकेट के लिए? तो क्वांटिटी डिसाइड नहीं कर पाते। अच्छा उसको शूज नहीं चाहिए तो वो मुझे कुरकुरे नहीं देगा, और मेरे पास तो कुछ और है नहीं देने के लिए, क्या करूंगी मैं? तो सोचना नहीं पड़ता, पैसा आ गया। Does everyone prefers to receive payments in money and then exchange the money for the thing that they want? तो सिंपल सी कहानी है, पैसा दो सामान लो, ट्रांजेक्शन इज ओवर। नाउ इसका एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है एक शू मैन्युफैक्चरर से। देखिए ही वॉन्ट्स टू सेल शूज इन द मार्केट एंड बाय व्हीट। उसको ना क्या करना है, मार्केट में जाना है, उसके पास शूज हैं बहुत सारे और उसको गेहूं चाहिए घर के लिए, आटा चाहिए, तो वो शूज देगा और आटा लेगा। The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money and then exchange the money for wheat. इसके बाद वो wheat के लिए मनी को पहले क्या करेगा पहले शू मैन्युफैक्चरर जो होगा वो द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस फॉर मनी। पहले वो मार्केट में शूज बेचेगा, उसको उसके बदले पैसे मिलेंगे, उस पैसों को वो लेके जाएगा, गेहूं वाले को देगा और उससे गेहूं खरीद लेगा। सिंपल है। लेकिन आप सोचो अगर बीच में से ये पैसे ही हट जाए, ये मनी एग्जिस्ट ही ना करे तो क्या होगा? इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ शू मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्टली एक्सचेंज शू फॉर व्हीट। ये देखिए ना, ये शूज वाले भैया है, बड़ी मेहनत की है मैंने इस पीपीटी पे। ये भैया कह रहे हैं आई वॉन्ट शूज बट आई डोंट हैव व्हीट, मतलब जिसको शूज चाहिए। सिंपल सी कहानी है, 3 लोग हैं ए बी सी, इसके पास शूज हैं, इसके पास व्हीट है, ये इसके पास जा रहा है मुझे व्हीट दे दो, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे को शूज चाहिए ही नहीं, शूज चाहिए इसको, लेकिन इसके पास व्हीट ही नहीं है, व्हीट ही नहीं है इसके पास। तो हमें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा अगर मनी नहीं होगी, जो हमारे पास सामान है वो ले ले और उसके पास वो हो जो हमें चाहिए। यानी कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक फेस करती है एक सिचुएशन जिसे बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए कि मेरे पास जो सामान है वो ले ले, तुक्का लग जाए, और उसके पास जो सामान है वो मुझे चाहिए हो, तो ये डबल कोइंसिडेंस हो जाएगा। तो he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other's commodity. और ये है biggest drawback. ये है biggest drawback of money. ये सब एनसीईआरटी में बोल्ड में ही लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में तो मार्क करते चलेंगे। नाउ व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। जस्ट कॉमेंट बिलो, आई गिव यू 30 seconds टू थिंक ऑल्सो। पहली बात तो बार्टर सिस्टम होता है जब हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं। क्या आज के टाइम पे भी बार्टर सिस्टम चलता है? क्या आज के टाइम पे भी बार्टर सिस्टम वर्क करता है? कमेंट्स में बताइए जल्दी से। यू हैव 30 seconds टू थिंक। क्या आप अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है? यस। अब आपने अगर इसमें जो भी लिखा है, भाई बार्टर सिस्टम अभी भी वर्क करता है। अगर आपको याद हो, एक सेकेंड,
अगर आपको याद हो, आज के टाइम पे भी जब गली गली में लोग आते हैं बर्तन देने, देखे आप लोगों ने, बर्तनों के लिए आते हैं लोग, कि भैया अपने पुराने कपड़े हमें दे दो और बर्तन ले लो। वो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ बार्टर है। मुझे बहुत सारे मेरे ऑफलाइन के बच्चों ने बताया कि मैम बाल जो कंघी करते हैं, बाल टूटते हैं, वो बालों को आप संभाल के रखो, उसके बदले जीरा मिलता है। यस, उसके बदले जीरा मिलता है, क्योंकि इन बालों से विग्स बनती हैं कैंसर पेशेंट्स वगैरह के लिए, ओरिजिनल बालों से। तो द थिंग इज, आज भी बार्टर एग्जिस्ट करता है। आप स्कूल जाते हो, अपने दोस्त का पेन पसंद आ जाता है, उसको आपका पेन पसंद आ जाता है, एंड यू बार्टर, चल तू ये वाला पेन ले ले, मुझे यू बार्टर। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बार्टर जो आज भी चलते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, एक ऐसा जमाना था जहां सिर्फ बार्टर ही वर्क करते थे, जहां सिर्फ बार्टर ही चला करते थे। So what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money. Double coincidence of wants is an essential feature. मतलब बार्टर सिस्टम में सबसे मेन फीचर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर वो नहीं है तो भैया बार्टर सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम की बात है। In contrast, in any economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate steps eliminate. हाँ जी भाई, मनी ने आके क्या किया? मनी ने आके एलिमिनेट कर दिया सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम को। अब जब मनी आ गई, आपको ये नहीं देखना कि उसको मेरे जूते चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उसको पैसे दे रहे हो और तुम वीट खरीद रहे हो। आज आप मुझे फीस देते हो, मैं उससे जो सामान चाहिए, मुझे मेकअप चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे मूवी की टिकट खरीदनी है मूवी देखने के लिए, मैं उनसे खरीद लेती हूँ। लेकिन एक बच्चा आके मुझे भैया 20 किलो टमाटर देके जा रहा है फीस के बदले, एक बच्चा आके मुझे भैया बहुत सारे कपड़े देके जा रहा है, एक बच्चा आके जो भी उसके पापा काम करते हैं प्लास्टिक की बॉटल्स देके जा रहा है, एक बच्चा आके मुझे सोप्स और कंडीशनर्स और शैम्पूज देके जा रहा है, तो व्हाट आई विल डू? इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी ना आगे और सामान लेने के लिए। अब मुझे भैया वो शैम्पू इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे तो भैया इसके बदले फाउंडेशन चाहिए मेरा, तो मेरे को उसमें भैया क्या करना पड़ेगा? बार्टर करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स ढूंढनी पड़ेगी। तो आके मनी ने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया। It is no longer necessary for the shoe manufacturer to look for a farmer who will buy his shoes and at the end same time वो wheat भी दे दे। ठीक है भाई? तो once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat. इसे बोलते हैं इसीलिए मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वन मार्कर भी आता है यहां से। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, जिस चीज से आप एक्सचेंज कर सकते हो। हाउ डज द यूज ऑफ मनी मेक इट इजिएस्ट फॉर एक्सचेंज थिंग? अब बिकॉज इट एलिमिनेट्स द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? मैंने अभी आपको बता दिए, पुराने कपड़े के बदले बर्तन, बालों के बदले जीरा। और कोई आपको एग्जांपल्स पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना, आपके यहाँ कुछ चलता हो ऐसा। यार ये तो मेरी दिल्ली की कहानी है, आपके यहाँ पे कुछ चलता हो आपके एरियाज में। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। अच्छा, मैं आपको एक और बता दूं अपने एंड से कि बार्टर सिस्टम के और भी ड्रॉबैक्स हैं। जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तो हो गया, स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया कि सपोज आपके पास टमाटर है, आपको पूरे रख के रखने पड़ेंगे क्योंकि आप हर चीज उसी से खरीद सकते हो। तीसरा, क्वांटिटी कितनी दोगे, तो मेजर ऑफ वैल्यू में चेंज आता है कि अगर 1 किलो आटा खरीदना है तो कितने जूते, 1 जूता, 2 जूते, 4 जूते, 10 जूते, वो कौन डिसाइड करे? तो मेजर ऑफ वैल्यू में भी चेंज आता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये 3 ड्रॉबैक्स है डबल बार्टर सिस्टम। आता नहीं एग्जाम में, बता रही हूँ, आ जाए तो। अब बात करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। बेटा दुनिया मॉडर्न हो रही है। पहले की मम्मियाँ सूट साड़ी में होती थी, आज की मम्मियाँ देखो आपके सामने हैं। अभी तो चलो हम ऐसे ही हैं, वैसे हम अच्छे खासे वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। बोलने में हम लोग, हमारी मम्मियों को बोलने में भी मतलब इंग्लिश इतने मेजॉरिटी में, हमारे वी आर मिलेनियल्स, हमारे पेरेंट्स को ऐसे इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती होती थी कि हमारे स्कूल में जाके वो पटर पटर इंग्लिश बोल रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चों के पेरेंट्स को आती हैं, बात करते हैं, बिकॉज दे आर ग्रोन अप्स। मतलब अभी वो इस पोजीशन में पले बड़े हैं जहाँ पे उनको सब कुछ आता है। हमारी मम्मियों को हमारे फोन चेक करने नहीं आते, लेकिन आज हमने बहुत जो कर रखे हैं वो सब हम बच्चों के पहचान लेंगे। आपका व्हाट्सएप स्कैन कर लेंगे हम अपने फोन में, आप किससे बातें कर रहे हो हम देख लेंगे, हम आपके इंस्टाग्राम का टीन एक्सेस ले लेंगे, है ना भाई? तो सारे जुगाड़ कर सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स से बच के रहना पड़ेगा। सो मॉडर्न फॉर लाइक लिटरली
वो जमाना तो चला गया भैया, जिस जमाने में माता पिता इतने शरीफ हुआ करते थे, उनको जेन्युइनली ये चैटिंग, अच्छा बच्चा क्या कर रहा है, हम बुद्धू बना दिया करते थे आसानी से, उनको नहीं समझ आता था। आज के पेरेंट्स तुम्हारी टाइपिंग से समझ जाएंगे तुमने क्या लिखा है, बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, वो तुम्हारी टाइपिंग से समझ जाएंगे, क्वार्टी की पैड पे तुम कहाँ से क्या क्या लिख रहे हो। तो आजकल के पेरेंट्स से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, हर चीज उनको आती है, राइट। वो पहले का टाइम था, अब का टाइम मॉडर्न जमाना। तो ऐसे ही मनी में भी मॉडर्नाइजेशन आई है। पहले के जमाने में जब गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, और आज के जमाने तक जहां पे आप लोग पेटीएम, गूगल पे कर देते हो, और चाइना जैसी जगहों पे तो हाथ से ही भैया पेमेंट हो जाती है। ये जमाना आ चुका है अब के टाइम पे। मैंने अभी इस चैप्टर के इंट्रो के लिए अपने ऑफिस में गई और मैंने कहा कैश है किसी के पास, क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो मैं ऐसे पैसों से इंट्रो शुरू करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं मैम पेटीएम है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डोंट कैरी कैश, इवन आई डोंट कैरी कैश। मेरे पास शायद ही 20-30 रुपए खुले पड़े होते हैं, कहीं पार्किंग देनी पड़े तो, अदरवाइज आई डोंट हैव कैश, आई नेवर कैरी कैश। इस टाइम पे हम लोग आ चुके हैं। So we have seen that money is something that can act as a medium of exchange in transactions. Before the introduction of coins, a variety of object was used as money. पहले के टाइम पे आपको पता है मनी के आने से पहले बहुत सारी और चीजें यूज हुआ करती थी एक्सचेंज में। For example, since the very early ages, Indian used grains, cattle to exchange goods. Thereafter came the use of metallic coins. उसके बाद आए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन्स, जिसपे खुद ही उस एरिया के राजा की फोटो छपी हुआ करती थी। और फिर ये अच्छी खासी सेंचुरी तक चले। ये देखिए ना एवोल्यूशन, पहले बार्टर होता था, फिर भैया गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स आ गए, फिर मेटेलिक कॉइन्स आ गए, फिर पेपर मनी आ गई, फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आ गए, फिर भैया ई मनी आ गई आज के टाइम पे, और क्रिप्टो करेंसी, सारी जो आप ये स्टॉक मार्केटिंग वगैरह में यूज करते हो। तो व्हाट इज अ करेंसी? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी जिसमें हमारे जैसे हमारी रूपी करेंसी है, तो पेपर नोट्स, दुबई में द्राम है, डोंग्स है वियतनाम में, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग, थाई बात है थाईलैंड में। तो पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हमारी करेंसी है। Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, copper, and unlike grain and cattle. तो अब भैया ये प्रीशियस मेटल से नहीं बनी होती हैं आज की मनी। ये पेपर नोट है, अच्छा आपको पता है ना पेपर नोट भी पेपर का नहीं होता, वो कॉटन से बनता है, कॉटन वाले, तभी तो आपके नोट जब धुल जाते हैं तो फटते नहीं है। They are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own. Exactly. अगर हम उसको एक्सचेंज के लिए यूज नहीं कर रहे, उसका खुद का कोई वजूद नहीं है, खुद का कोई वजूद नहीं है। तो हमारे यहाँ पे देखिए पेपर मनी, ये कॉइन और ये चेक्स होते हैं, अभी बताऊंगी चेक कैसे भरते हैं, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है भैया। सो वाई मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट ऐसा क्या हो गया जो एकदम से दुनिया में मनी नाम की चीज आई और सब उसको एक्सेप्ट भी करने लग गए। ठीक है मनी में पेमेंट कर दो, ऐसा क्या हुआ? तो भैया इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ये करेंसी ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। हु इशूज करेंसी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है सारे के सारे करेंसी। सिर्फ 1 रुपए की डिनोमिनेशन होती है जो सेंट्रल बैंक खुद गवर्नर, फाइनेंस गवर्नर इशू करते हैं। बाकी सारी 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का सिक्का, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, सब के सब आर इशूड एंड प्रिंटेड बाय द आरबीआई। एज पर द इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल इज अलाउड टू इशू करेंसी। वो नकली नोट मार्केट में चलते हैं ना, समझ में आ जाता है, वो दूसरे लोग छाप देते हैं, बट कभी भी कोई भी आरबीआई जैसा नहीं छाप सकता है। लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज। आज आप किसी दुकान के पास जाते हो, वो आपको मना नहीं कर सकता कि पैसे नहीं लूंगा, मैं नहीं दे रहा तेरे को ये सामान, पैसे के बदले तो देना ही पड़ेगा। मतलब कौन मनी को रिफ्यूज करेगा यार? नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। लीगली आप मना नहीं कर सकते। मतलब आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वियतनाम टू थाईलैंड, तो फ्लाइट में जनरली हर एक अच्छी फ्लाइट में पानी मिलता है और मील भी मिलती है, लेकिन हमारा एकदम से सडन प्लान बना, मतलब कुछ इशू की वजह से, कि हमें वियतनाम से निकलना पड़ा, हमारा वीजा एंड हो रहा था। तो हम लोग जब थाईलैंड जा रहे थे तो भैया ना हमारे पास अभी थाई बात थे, क्योंकि करेंसी चेंज नहीं कराई थी हमने, क्योंकि सडन प्लान था। और वो प्लेन, मतलब सडन टिकट्स बुक की, तो प्लेन भी उनका ऐसा था
भाई वो लोग कह रहे पहले थाई बात नहीं पेमेंट करो तभी पानी मिलेगा। मतलब उन्होंने ये भी अलाउ नहीं किया कि वियतनाम की फ्लाइट है, वहां के लोग हैं तो हम डोंग्स में ही ले लें, नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा वी आर थाईज एंड वी विल एक्सेप्ट ओनली थाई बाथ्स। तो दे रिजेक्टेड, दे कैन रिजेक्ट बट दे कांट रिजेक्ट थाई बाथ्स, मतलब वो अपनी करेंसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते लीगली, दे कांट रिफ्यूज। तो पानी तक नहीं दिया था उन लोगों ने भाई। नाउ डिपॉजिट विद बैंक्स, जो हम पैसा बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं वो भी तो अपन का ही है, हमारा ही है, वो किसी पड़ोसी का तो नहीं हो जाता या बैंक का तो नहीं हो जाता। सो द अदर फॉर्म इन विच पीपल हैड मनी इज डिपॉजिट्स विद बैंक। People have money in the form of paper, coins, right? And deposit with banks. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day life. कुछ ही करेंसी चाहिए होती है भैया लोगों को डे टू डे के लिए। ऑफ कोर्स अगर आपकी सैलरी 1 लाख है, आप 1 लाख तो नहीं उड़ा दोगे। आपको सपोज घर खर्चे के लिए 50-60 हजार चाहिए, बाकी के 40 हजार आप क्या करोगे? बैंक में जाके डिपॉजिट करा दोगे, है ना भाई? आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर देंगे। So what people do with this extra cash? They deposit with the bank by opening a bank account in their name. वो जाएंगे बैंक में, एक बैंक अकाउंट खोलेंगे, उसमें जाके वो अमाउंट को डिपॉजिट कर देंगे और बैंक आपके पैसे को सेफ रखेगा और उसके बदले आपको इंटरेस्ट देगा। इस तरीके से लोगों का पैसा सेफ भी रहेगा, उनको थोड़ा बेनिफिट भी हो जाएगा एंड पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विड्रॉ एनी टाइम दे वॉन्ट टू। और हमारे पास ये भी प्रोविजन है कि हम जाएं, हमें पैसों की जरूरत है तो हम विड्रॉ कर लें बैंक से। तो मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी और पापा के साथ बैंक वगैरह जाया करती थी तो मेरे को लगता था कि बैंक्स कितने क्यूट हैं, पूकी हैं आजकल के जेनजीज के अकॉर्डिंग, कि बैंक्स कितने पूकी हैं, हमारा पैसा भी सेव करके रख रहे हैं, हमें इंटरेस्ट भी दे रहे हैं भैया। वहाँ बैंक में एसी वेसी भी चल रहा है, सुंदर सुंदर लड़कियां, कन्याएं मतलब लड़कियां बैठी हुई हैं। भैया यार सही है यार, ये तो समाज सेवा कर रहे हैं, मैं बड़े ही प्यारे हैं और प्राइवेट बैंक समाज सेवा कर रहे हैं भैया। तो मैं ये सोचती थी यार समाज सेवा ही तो है, लोगों के घरों में डाका बचने से पढ़ने से बचा रहे हैं, अपने पास लाके पैसा सेव कर रहे हैं। बड़ी भोली थी मैं सोचती थी ये कैसे घर चलाते होंगे भाई अपना, ये कैसे इन सुंदर सुंदर कन्याओं को पैसे देते होंगे, कैसे, मैं सोचती थी। और इसलिए आपका सवाल भी आएगा अभी आगे, सस्पेंस में रखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, डिमांड डिपॉजिट्स, द मनी दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। मनी दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है सरकार के द्वारा बैंकों में दी गई। यहाँ पे आपको मनी मिलती है जो आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हो, वाइडली एक्सेप्टेबल होती है एंड साथ ही साथ इसके अंदर ऑफ कोर्स डिमांड डिपॉजिट्स में चेक की फॉर्म में भी है तो मनी ही उसके अंदर कंसिस्ट करती है। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट बैंक प्ले हियर। For the banks, there would be no demand deposits and no payments by check against these deposits. The modern forms of money currency deposits are closely linked to the working of modern banking system. और इस सब में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं चेक्स। चेक एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, ऑर्डर करता है बैंक को, इतना अमाउंट पे कर दो, किसके नाम पे? जिसका नाम उस पे मेंशन है, इतना अमाउंट उनको दे दो। बैंक ये ऑर्डर करता है, अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू द पर्सन अकाउंट नेम मेंशन्ड ऑन द चेक। ये एक चेक है, इस तरीके का दिखता है आपका एक चेक। ये आपका चेक है, यहां पे आपको जिसके नाम पे चेक इशू करना है वो लिखना है। सपोज मुझे मैं नाम सोच रही हूँ, रिलेटेबल नाम सोच रही हूँ मैं। चलो जिया, जिया के नाम पे, जिया शर्मा कह देते हैं, चलो जिया शर्मा के नाम पे मुझे एक चेक और इशू करना है। मैंने अमाउंट लिखा 1 लाख ओनली, ओनली जरूर लगाना है बच्चों, ओनली मतलब इतना इच। यहाँ पे नंबर्स में लिखेंगे 1
लाख। यहाँ पे हम डेट मेंशन करेंगे, सपोज जिस डेट पे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वही डेट डाल देती हूँ, 9 अक्टूबर। अगर आप पहले यहाँ देख सके, यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए वैलिड। डेट ऑफ इशू 9 अक्टूबर से 9 नवंबर, 9 दिसंबर, 9 जनवरी। ये चेक की वैलिडिटी 3 महीने है। 9 जनवरी के बाद ये चेक काम नहीं करेगा। 3 मंथ्स के अंदर आप चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आजकल तो जनरली सारे चेक्स में अकाउंट नंबर लिखा आता है, बाकी 11 से 16 डिजिट का अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे डाल देंगे ये। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट पे ये चेक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। जब आप सेल्फ के लिए विड्रॉ करते हो, अपने लिए करना है, तो यहाँ नाम नहीं आएगा, यहाँ सेल्फ लिख देंगे आप। कई बार होता है ना, बैंक में गए हो, आपको अपने लिए विड्रॉ करना है, आपने चेक दिया सेल्फ का, वो आपको कैश दे देंगे। नहीं तो आप ड्रॉप बॉक्स में जाके, वहां पे ना ड्रॉप बॉक्स लगा होता है, एक बैंक में जाएंगे आप, एक ड्रॉप बॉक्स लगा होता है, आप ये चेक लेके जाएं और उसमें जाके डाल दें, हो जाएगा। कोई भी आपको चेक देता है कि ये लो भाई, हमारे पास फीस आती है चेक की, हम अपने बैंक में जाके डाल देते हैं, वो अपने आप प्रोसेस कर लेते हैं अमाउंट। इसका मतलब होता है अकाउंट टू अकाउंट अकाउंट, ठीक है। ये आपका चेक नंबर होता है। हाँ, अब देखिए इसी के चलते एक केस बताया हुआ है आपको। A shoe manufacturer, Mr. Salim, has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specific amount. This means that the shoe manufacturer instructs the bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes these checks and deposits it in his own bank. The money is transferred from one bank to another in a couple of days and transaction without any payment of cash पूरी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए अकाउंट पे ही का लगा दिया, अकाउंट टू अकाउंट जाएगा, प्रेम कुमार नाम डाल दिया, 57,000 ओनली, यहाँ पे डेट डाल दी है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। ओके, देखिए ये चेक नंबर होता है, ये आपके कोडिंग, ये तो कोड्स होते हैं, ये बैंक के द्वारा इशूड होते हैं। यहाँ बैंक की ब्रांच कोड, यहाँ अकाउंट नंबर सब मेंशन होता है। ओके, नाउ thus we see that the demand deposits share the essential feature of money. The facility of checks against demand deposits make it possible to directly settle payments without the use of cash. Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. So deposit with banks is also a form of money, just like others, e-banking, e-currency. But for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against these deposits. The modern forms of money, currency and deposits are close by. ये तो पीछे ही लिखा हुआ था। सलीम को 20,000 विड्रॉ करने हैं इन कैश। ये चेक क्या करेगा, चेक किसको लिखेगा, सेल्फ को लिखेगा, ठीक है भाई। सलीम बैंक आफ्टर द ट्रांजेक्शन क्या होगा, आफ्टर द ट्रांजेक्शन बिटवीन सलीम एंड प्रेम, सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेस, नो भाई डिक्रीजेस, और प्रेम का बैलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो वाई डिमांड डिपॉजिट्स आर कंसीडर्ड एज मनी, बिकॉज दे आर योर ओन मनी एंड इट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड इन कैश ओनली। अब आएंगे हम अगले टॉपिक पे, जो कि है लोन्स एक्टिविटीज बाय बैंक्स। तो वापस आते हैं मेरे ही थॉट प्रोसेस पे कि बैंक्स होते हैं पूकी, है ना भाई। लेकिन अब बैंक्स भैया इतने भी समाज सेवा के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि आपका वो पैसा भी रखेंगे, उस पर वो आपको इंटरेस्ट भी देंगे, और भैया मतलब अपने खर्चे कहाँ से निकालेंगे, नहीं नहीं हम तो दान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भैया। आज की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये बात फैक्ट है, इतिहास गवाह है। अगर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो सोच के बैठा है बेनिफिट के लिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बाय द वे, गहरी बात हो गई। बट लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, यानी कि बैंक क्या करते हैं, उस पैसे का जो हम डिपॉजिट करते हैं, इसको मैं एक फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगी, ठीक है भाई। ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ डू बैंक्स अर्न, या हाउ डू, आप ये लिख लीजिए। 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है हाउ, ये मैं अभी इरेज कर दूंगी क्योंकि मुझे ये खाली चाहिए पूरा, मुझे ये स्लाइड खाली चाहिए। क्या था, ओहो हाँ, एक तो सिंपल सा सवाल बनता है कि क्या हो रहा है, हाउ डू बैंक्स अर्न, ठीक है। और एक बनता है हाउ डू बैंक्स
मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस कैश एंड दोज हु नीड कैश। ये दो सवाल बनते हैं यहां से, एक हाउ डू बैंक्स अर्न और दूसरा बैंक्स उन लोगों के बीच कैसे मीडिएट करते हैं, एक जिनके पास बहुत पैसा है सरप्लस और एक जिनको पैसों की जरूरत है, तो कैसे उसके बीच में ये लिंक बना के रखते हैं। ये दो क्वेश्चन इस टॉपिक से ही बन जाते हैं। ठीक है, मैं हटा रही हूं इसको क्योंकि मुझे ये बोर्ड खाली चाहिए। नाउ देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो भैया एरोगेंट से थोड़े से बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट से लोग हैं, ये हैं डिपॉजिटर्स। ये हैं डिपॉजिटर्स। ये बेचारा हैरान परेशान दुखी जो बंदा है, ये है बोरोवर। कौन है? बोरोवर, उधार लेने वाला, बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने वाला। सपोज इन डिपॉजिटर्स ने, बहुत छोटे स्केल से आपको समझाऊंगी, ऑफ कोर्स ये अमाउंट इन करोड़ होता है, यहाँ पे मैं आपको रुपए में बताऊंगी, 1000 रुपए। ठीक है, सपोज इन डिपॉजिटर्स ने बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं और बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल 1% का। अब यार मैं तो खुश हूं कि अरे वाह यार, मेरा बैंक पैसा सेव भी कर रहा है, मुझे इंटरेस्ट भी दे रहा है, घर पे बैठे बैठे तो अंडा ही दे रहा है भैया, पड़ा हुआ है ऐसे ही, कुछ फायदा तो दे नहीं रहा है, कम से कम बैंक में डिपॉजिट कराऊंगी, सेव भी रहेगा और पैसा भी मिलेगा, है ना भाई। तो ये हमें 1% का इंटरेस्ट भी दे रहा है। 1% कितना हो गया 1000 का? 10 रुपए। 10 रुपए, तो यानी कि डिपॉजिटर्स को 1 महीने बाद 1010 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये बोरोवर को उधार लेना है, बैंक के पास वो आता है, बैंक जी उधार दे दो, ठीक है जी, ये पैसा उठा के ये बोरोवर को उधार दे देते हैं और चार्ज करते हैं इस पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अब ये बोरोवर इनको 1100 रुपए देगा। ठीक है, 1100 रुपए देगा बोरोवर इनको। क्लियर? इसके पास 1100 आए, इसने यहां से 1010 रुपए दिए, बचे कितने? 90 रुपए जो हैं वो इनकम ऑफ योर पूकी बैंक से। तो एक ट्रांजैक्शन पे यहां पे बैंक ने 90 रुपए कमा लिए। ये बिल्कुल रफ एग्जाम्पल है, परसेंटेजेस भी वैरी करती हैं बैंक टू बैंक, प्राइवेट टू पब्लिक, मंथली है, ईयरली है, वैरी करता है परसेंटेजेस। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ज्यादा चार्ज किया जाता है। आपको 3-4% के अकाउंट मिलता है और 12-12% तक मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक चार्ज भी करता है लोन्स पे। तो दैट्स हाउ दे अर्न, दैट्स हाउ दे अर्न। ओके, क्लियर? बस सिंपल है, आओ पढ़ते हैं हम। तो बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स। यस, जितना भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जितने भी सारे लोगों का बैंक अकाउंट है, उसका 15% बैंक अपने पास रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज, अच्छा अभी चेंज हो गया लेटेस्ट बुक में, सॉरी ये लेटेस्ट एनसीईआरटी की हिसाब से 5% हो गया है। 5% ऑफ द डिपॉजिट्स एज कैश, कि कोई भी अगर निकलवाने आ जाए बैंक से पैसा तो उनको हम दे सके उस 5% से। अब भाई अगर आप सोचोगे ऐसी सिचुएशन की बहुत सारे लोग आ जाए, तो बेटा बैंक ने पहले ही इतना मतलब बताया गया होता है कि आप लोग अगर इतना अमाउंट निकालना है, इससे ज्यादा निकालना है तो इतने दिन पहले बताइए। तो हर बैंक के ऐसे रूल होते हैं। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश, बैंक इज एबल टू मैनेज विद द कैश। और कभी कभी मैनेज नहीं कर पाता तो अपने पड़ोसी बैंक से लोन ले लेता है और फिर वापस कर देता है। तो बैंक यूज द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन्स, जिससे मतलब लोगों की डिमांड्स पूरी होती हैं। बैंक्स मेक यूज ऑफ द डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इन दिस वे बैंक्स, ये रहा देखो, इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। ऐसे मीडिएट करते हैं बैंक्स। बैंक काफी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन्स पे और कम ऑफर करते हैं डिपॉजिट्स पे। और इनका जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस
between what is charged from the borrower and what is paid to the depositor is the main income source of bank. The interest, the difference between the interest charged from the borrowers and given to the depositors is the main income of the bank. ये major income है बैंक की. Clear? ये पूरा बता रखा है, डिपॉजिटर्स हैं और ये आपका बोरोवर्स हैं. अब आते हैं यहां तक तो भैया हमने जो पढ़ा वो पढ़ा मेजरली मनी के बारे में, डिपॉजिट विद बैंक, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये हमने पूरा का पूरा मनी पोर्शन कर लिया. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेडिट पोर्शन, उधार पोर्शन. टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस हम यहाँ पे बात करेंगे. सबसे पहले देखिए बच्चों, उधार लेना बहुत हद तक कई बार बहुत रिस्क वाला होता है और उससे आप और ही उधार में फंसते चले जाते हैं. लेकिन कई बार उधार से आप लोगों का भी उद्धार हो जाता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन्स ले लेके ही बिजनेस खड़े कर लिए बड़े बड़े, और आज उनके कंपनीज के आगे लोन लेने वालों की लाइनें लगी हुई हैं. तो पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है क्रेडिट और नेगेटिव रोल भी प्ले करता है क्रेडिट. आपकी एनसीईआरटी ने इसे 2 खूबसूरत कहानियों से समझाया है. 2 different credit situations. Yes. A large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form or the other. Credit refers to an agreement in which the lender's promises कि भैया बाद में आपको हम पैसा दे देंगे, अभी तुम सप्लाई कर दो गुड्स. आओ चलो एक कहानी पढ़ते हैं सलीम की, जिसका हमने चेक भरा था प्रेम के लिए. फेस्टिवल सीजन है, अभी देखो दिवाली सीजन वैसे ही है, बड़ा अच्छा रिलेटेबल एग्जाम्पल है. फेस्टिवल सीजन है 2 महीने में फ्रॉम नाउ, एंड द शू मैन्युफैक्चरर सलीम हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर. एक बड़े ट्रेडर से उसको 3000 जूते बनाने का ऑर्डर मिला है सलीम को. टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑन टाइम, सलीम को कुछ लेबर्स हायर करने पड़ेंगे फॉर स्टिचिंग एंड पेस्टिंग, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और ऑर्डर निपट जाए. टू मीट दीज एक्सपेंसेस, सलीम क्या करता है, 2 सोर्सेस से लोन लेता है. पहला, फर्स्ट ही आस्क द लेदर सप्लायर्स कि तुम हमें कुछ माल दे दो, हम तुम्हें पैसा ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद दे देंगे. एक तो लोन ये हो गया, प्रॉमिस टू पे लेटर. दूसरा, वो कैश लेता है एक बड़े ट्रेडर से एज एडवांस. जैसे आपने ऑर्डर किया, आपको कुछ एडवांस देना पड़ता है ना, एडवांस देता है 1000 पेयर ऑफ शूज का विद अ प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ. 1000 जूतों का पैसा वो एडवांस ले लेता है 3000 में से, कि भैया हम आपको इस महीने के एंड में पूरा ऑर्डर दे देंगे, लेकिन पहले 1000 रुपए एडवांस दे दो, मतलब 1000 जूतों का पैसा. एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम एबल करता है पूरा का पूरा अच्छे से ऑर्डर निपटाने में, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है. वो लेदर सप्लायर को भी पैसे दे देता है, वो अपने सारे वर्कर्स को भी पैसे दे देता है, सैलरी दे देता है, और खुद के लिए भी उसके पास प्रॉफिट बचता है. यहाँ पे 2 सोर्सेस से लिया गया क्रेडिट उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होता है, और वो प्रॉफिट कमाता है, पैसा कमाता है लोन लेने के बावजूद भी. लेकिन वही एक कहानी है स्वप्ना जी की. स्वप्ना एक छोटी सी फार्मर है जो कि मूंगफली उगाती है अपनी 3 एकड़ की जमीन पे. वो लोन लेती है एक मनी लेंडर से अपनी कल्टीवेशन के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ये मान के कि उसके हार्वेस्ट अच्छी होगी तो वो लोन चुका देगी. लेकिन इस साल उसके कीड़े खा जाते हैं सारे भैया क्रॉप, और उसकी खेती खराब हो जाती है. स्वप्ना को अपनी क्रॉप्स पे एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स डालने होते हैं, जिसकी वजह से उसको पैसे लेने पड़ते हैं, और वो अनेबल हो जाती है टू रीपे द मनी लेंडर, और डेट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, उधार बढ़ता चला जाता है. नेक्स्ट ईयर स्वप्ना जो है वो एक फ्रेश लोन लेती है. ये एक अच्छी क्रॉप ईयर निकलता है, लेकिन अर्निंग्स इतनी नहीं होती कि इस लोन के साथ साथ वो पुराना भी लोन चुका दे, और इस कारण वो एक डेट ट्रैप में फंस जाती है, एक उधार के जाल में फंस जाती है 2 उधारों के बीच में. तो क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into the situation from which recovery is very painful. तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं स्वप्ना जी. यहाँ पे नेगेटिव रोल प्ले किया, तो ये तो रिस्क है भैया. क्या होगा यू नेवर नो. तो क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months. फार्मर्स यूजुअली क्रॉप लोन्स लेते हैं बिगनिंग में और रीपे कर देते हैं हार्वेस्टिंग में. रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम जो उनको क्रॉप से हो रही है. अब उधार लेना, उधार लिया, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या कोई उधार आपको ऐसे ही दे देता है?
आज मेरा एक ऑफलाइन का स्टूडेंट मेरे पास आता है कि मैम आज ना मैं रिक्शा का किराया लाना भूल गया, मुझे 50 रुपए दे दो। मैं कहूंगी ठीक है। कल वो वापस करने आएगा, मैं कहूंगी कोई बात नहीं, रख लो। लेकिन कल को वो बच्चा फिर से आता है, कहता है मैम हम सब दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप 100 रुपए दे दो। मैं दे दूंगी। कल को वो आता है 5,000 दे दो। मैं कहूंगी भाई किस बेसिस पे 5,000 दूं मैं तुझे? ना तू कमाता, ना तूने पिछले के 150 रुपए वापस किए, तू अपने माता पिता को क्या कहेगा और तुझे चाहिए क्यों, ये तो बता। मुझे इसके बदले कुछ या तो रख के जा। तो ये कहलाते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। किस बेसिस पे लोन दिया जाए, क्या कंडीशंस पे लोन दिया जाए, ये सब कहलाते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। So, every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. कुछ तो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है लोन के साथ साथ। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल, बिल्कुल आपसे उधार कुछ गिरवी रखने के लिए माना जाएगा। कोलेटरल, कोलेटरल क्या होता है? एक ऐसा असेट होता है जो बोरोवर ओन करता है। वो कुछ भी हो सकता है, घर के कागज, कोई भी लैंड, कोई भी कैटल, गोल्ड, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, कुछ भी। एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी कि तुम ये रख लो, मैं लोन रीपे कर दूंगा। और अगर आप लोन रीपे करने में नाकामयाब होते हो तो बैंक आपकी वो कोलेटरल को बेच के पैसा रिकवर कर लेती है। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment. Property जैसे कि land titles, deposit with banks, livestock are some common examples of collateral used for borrowing. क्या इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा, क्या कोलेटरल होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और कैसे आप उसको रीपे करोगे, इन सभी को बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं ये हर एक क्रेडिट अरेंजमेंट में डिफर करती हैं। दे मे वैरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। तो ये वैरी करती हैं, किसी के लिए कैसी, किसी के लिए कैसी, अलग अलग होती है। नाउ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। आप कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हो? आप बैंक से ले सकते हो, आप बड़े बड़े ट्रेडर से लोन ले सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले सकते हो, आप लैंडलॉर्ड से लोन ले सकते हो, आप मनी लेंडर से लोन ले सकते हो, आप रिलेटिव्स ऑफ फ्रेंड से लोन ले सकते हो। लेना रिश्ता खराब होता है। आओ कोऑपरेटिव्स को समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये होते हैं फॉर्म। देखो दो तरीके के होते हैं, अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, आपको आगे समझाऊंगी। बट एक होते हैं फॉर्मल जो एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया जानती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल सब लगता है। एक होते हैं इनफॉर्मल, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, कोई कोलेटरल नहीं। ये फॉर्मल है, ये कुछ इनफॉर्मल ही होते हैं। ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है और ये भी इनफॉर्मल है। लोन्स फ्रॉम कॉर्पोरेटिव्स बिसाइड्स बैंक कुछ मेजर सोर्सेज होते हैं जो कि चीप क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज में जनरली। कॉपरेटिव्स में क्या होता है, एक ग्रुप बनता है, जैसे किसान कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसानों का ग्रुप बन गया, थोड़े बड़े किसानों का, वो अपने अपने पैसों को पूल करते हैं और जो नीडी फार्मर्स होते हैं, नीडी किसान होते हैं, उनको वो लोन प्रोवाइड करते हैं। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, कोलेटरल भी हल्की फुल्की लेते हैं, बाकी मार्केट रेट से कम पे देते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स होते हैं, जैसे कि फार्मर्स के, वीवर्स के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के। इसका एग्जांपल है कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर, जिसमें 2300 फार्मर्स मेंबर्स हैं और ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। विद दीज डिपॉजिट्स एज कोलेटरल द कोऑपरेटिव हैज ऑब्टेन्ड अ लार्ज लोन फ्रॉम द बैंक। These funds are used to provide loans to members. Once these loans are repaid, another round of lending continues. एक बार लोन दे दिया, वो वापस आ गया, फिर आप दोबारा कर सकते हैं। कृषक कोऑपरेटिव लोन्स प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को खरीदने में, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हाउस की कंस्ट्रक्शंस में, तो ये प्रोवाइड करती है लोन। तो सिंपल सी कहानी है, कोऑपरेटिव्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कम टुगेदर टू प्रोवाइड चीप लोन्स। और ये फॉर्मल है क्योंकि इतनी वेल नोन हो जाती है कि बैंक्स भी इनको लोन्स लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये आ गए सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट। दो होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड नोटिस्ड बाय द गवर्नमेंट, सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई, द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। इनफॉर्मल हर गली कूचे में। फॉर्मल में बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इनफॉर्मल में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया।
वेरियस टाइप्स ऑफ लोन जो है वो देखे जाते हैं और अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान फॉर्मल सोर्सेज से ही लेता है, बिकॉज उस इंसान के पास कोलेटरल है, वो पढ़ा लिखा है, डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जिनके पास कोलेटरल नहीं है, जिनको समझ नहीं है, जिनके पास कागजात नहीं है, उनको मजबूरन इनफॉर्मल सेक्टर्स पे ही रिलाय करना पड़ता है। अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स, द इनफॉर्मल इंक्लूड्स मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स एंड ऑल। तो ये सारा एक डेटा दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कमर्शियल बैंक से 51% लेते हैं, कॉपरेटिव से 10%, फॉर्मल एजेंसीज जो है 5%, लैंडलॉर्ड्स 1%, मनी लेंडर्स 23%, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स 7% और इनफॉर्मल एजेंसीज 3%। 5 marker important question. How RBI supervises the banks? Yeah, what role does RBI plays in supervising the formal sector of credit? पहली बात, RBI is the papa of all the banks. जिसे मतलब ये बड़ा रिलेटेबल सी चीज है यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि लड़कों को ना अपने आप को पापा बुलवाने का बहुत शौक होता है। बोल मैं तेरा पापा, तू मेरा बेटा। मैंने कभी नहीं देखा कि लड़कियां आपस में बात करी है, मैं तेरी माँ हूँ चल बोल, मैं तेरी माँ हूँ मम्मी मम्मी मुझे बुला, नहीं। लेकिन लड़के लोग बोलते हैं चल अपने बाप से ऐसे बात मत कर, मैं तेरा बाप हूँ, चल मेरे बेटे आजा आजा आजा, बेटे बाहर मिलियो, अबे तू मेरा बेटा है, पापा बोल पापा। भाई हम माँ बनने के बाद भी नहीं चाहते कि हमें भैया कोई बुलाए, लेकिन बच्चों को, लड़कों को तो छोटी एज से ही पापा बुलवाने का शौक होता है यार। ऐसा क्यों होता है यार? तुम्हारी क्लास में भी ऐसे बच्चे हैं? मतलब लड़कियों को मैंने कभी नहीं सुना मैं तेरी माँ हूँ, आजा माँ बुला मुझे, ये मेरी बेटी। लड़के लोगों का अलग ही फैंटेसी है। यहाँ पे बैंक्स में आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल दी बैंक्स, मैं तेरा पापा, यहाँ पे वो रोल प्ले कर रहा है आरबीआई। तो आरबीआई, पहली बात तो ये सारे फंक्शंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीआई इंश्योर करता है कि हर एक कमर्शियल बैंक, हर एक फॉर्मल बैंक क्या सिर्फ बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों को ही लोन तो नहीं दे रहा प्रॉफिट कमाने के लिए। बैंक्स ऑल्सो हैव टू सबमिट द रिपोर्ट रिगार्डिंग द लेंडिंग, सबको किस किस को पूरा रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये भी देखते हैं आरबीआई कि क्या वो अपने पास मिनिमम कैश 5% का सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सारा कुछ ही आरबीआई का काम है उनको देखना। अब आते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे। अच्छा, फॉर्मल में आरबीआई नजर रखती है, इनफॉर्मल में कोई नहीं है। कुछ भी करो, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो, इस बंदे से इतना चार्ज करो, उस बंदे से इतना चार्ज करो, मर्जी है। दे कैन लेंड एट वट एवर इंटरेस्ट रेट दे चूज। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सुपरवाइज करने के लिए। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। तुम्हें मार पीट भी सकते हैं पैसा वापस लेने के लिए, लेकिन बैंक्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 5 मार्क्स का आ जाता है और फ्री फंड के 5 मार्क्स हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है, हायर होता है इनफॉर्मल में। कोलेटरल चाहिए होती है, इसमें कोलेटरल नहीं भी चलेगी तो ठीक है। आरबीआई सुपरवाइज करता है, यहाँ पे कोई सुपरवाइज नहीं करता है। डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर्मेलिटीज होती है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। एग्जाम्पल्स आ गए, एग्जाम्पल, डिफरेंस हो गया 5 मार्क्स। एक क्वेश्चन आता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। या एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि वहां फॉर्मल है ही नहीं, और अगर है तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हैं। आप सोचिए अगर बैंक्स अपनी पॉलिसीज को एटलीस्ट उन एरियाज में जहाँ पे लोग थोड़े अनपढ़ हैं, कोलेटरल की कमी है, थोड़ा सा उसको लूजन अप कर दे। जैसे केएफसी, मैकडी एरिया वाइज बनते हैं। हम लोग वियतनाम गए थे तो वहां पे मैकडीज पे देयर वाज नो वेज बर्गर, ओनली नॉन वेज, बिकॉज वहाँ मेजोरिटी में वही खाया जाता है। तो हर एरिया के हिसाब से केएफसी अयोध्या में खुला है, वो प्योर वेजिटेरियन केएफसी है। तो बैंक्स को भी एरिया वाइज अपनी पॉलिसीज, परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलेटरल का सिनेरियो रखना चाहिए, राइट। तो दिस वुड लीड टू हायर इनकम्स। अगर ये ऐसा करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो लोगों की इनकम बढ़ेगी और वो अच्छे से क्रॉप उगा पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चला पाएंगे और नई इंडस्ट्री सेटअप कर पाएंगे। और इससे आता है एक PYQ, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। इसका आंसर है ये सर, कि अगर चीप होगा, अफोर्डेबल होगा, तो लोग बिजनेस कर पाएंगे, दे विल ग्रो,
they will contribute in country's GDP and they will improve this will improve the economy growth, right? Now इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ही है ये, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अपनी मदद खुद करो, खुद की मदद खुद करो, दिस इज नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पहली बात तो बच्चों इसके अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल सा 5 मार्कर, अगेन ये एक बड़ा PYQ क्वेश्चन है। यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, कुछ आदमी भी होते हैं लेकिन मेजॉरिटी में विमेन्स होती हैं। ये मंथली मैटर में मिलते हैं और 25 से लेकर 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी सेविंग्स के अकॉर्डिंग। सब आके पूल करेंगे और फिर उसमें जो भी नीडी वन होगा उसको बेसिक कोलेटरल और थोड़े से इंटरेस्ट रेट के साथ, जैसे कोऑपरेटिव्स में होता है, लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और वो लोन वो धीरे धीरे करके चुकाता चला जाएगा। ये एग्जाम्पल पेपर में मत लिखना प्लीज, डिस्क्लेमर, बट किटी होती है ना, जैसे जो कमेटीज होती हैं मम्मियां वगैरह अगर आपकी डालती हूँ, समथिंग लाइक दैट, कि हर महीने 1000 रुपए पूल कर रहे हैं और जिसकी निकली किटी उसको मिल गया वो 10,000 रुपए एक साथ, 10 जनों का, वो एक एक करके 1000 हर मंथ देता ही रहेगा। एक बेसिक आइडिया है फाइनेंशियल हेल्प देने का। ये ऑर्गेनाइज करता है स्पेशली वुमेन को, ये सेविंग्स को कलेक्ट करता है, ये लोन्स विदाउट कोलेटरल भी दे देता है और ये टाइमली लोन्स देता है बहुत ही रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जब आप उस पूलिंग के लिए मिलते हो, मीटिंग में मिलते हो, यू कैन डिस्कस ऑन द सोशल इश्यूज, कि मेरे घर में ये हो रहा है, ऐसी बातें भी आप सोशल इश्यूज पे बात कर सकते हो। इसी के बाद आता है ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी है। 2006 में ये स्टार्ट किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा। ग्रामीण बैंक 2018 के तहत 9 मिलियन मेंबर्स हैं इसमें एंड इट कवर्स अराउंड 81,600 विलेजेस, जो कि पूरे अक्रॉस बांग्लादेश में फैले हुए हैं। द पुअर वुमेन हैव प्रूव्ड टू बी रिलायबल बोरोवर्स, इसमें वुमेन्स बोरोवर्स हैं एंड दे हैव स्टार्टेड देयर स्मॉल स्केल बिजनेसेस एंड काफी अच्छी से इनकम जनरेट करवाई है ग्रामीण बैंक ने इस सब में। और इनका ये कहना था कि अगर क्रेडिट पुअर पीपल को बहुत मिनिमम टर्म्स ऑफ कंडीशंस पे रीजनेबल रेट्स पे अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो दे कैन डू वंडर्स। कई लोगों के पास आइडियाज होते हैं, दिमाग होता है, बट पैसा नहीं होता है एंड जो बेसिक नीड है, तो अगर उनको उनकी लाइफ में बस एक लोन प्रोवाइड करके ऐसा रोल प्ले किया जाए बाय द फॉर्मल सोर्सेस, तो कहाँ का कहाँ इंसान पहुंच जाए, ये उनकी सोच थी। एंड समिंग अप में आपको पूरा का पूरा कंक्लूजन दिया हुआ है कि आपने पूरा क्या पढ़ा है। वी स्टडीड द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, वी स्टडीड द हाउ बैंक्स अर्न, हमने पढ़ा है कि फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या होता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड इनफॉर्मल सोर्सेज, ये सब यहाँ पे बताया गया है। That's it. We have done the complete chapter in I guess 50 minutes. और इतना ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ इसमें कुछ मिस किया है, कुछ कम हुआ है, नहीं। अगर आप NCERT साथ लेके बैठो तो वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन इट, जो पॉसिबल थी, जो सब कुछ था। Now we will do some multiple choice questions. Now we will discuss then subjective questions and then I will be giving you 2 homework questions. तो अब सभी बच्चे मेरे साथ multiple choice questions करेंगे, आंसर्स करेंगे बिल्कुल comment section में। चलिए, which of the following is not a modern form of money? इसमें से क्या modern form of money नहीं है? चेक, डिमांड डिपॉजिट, coins या grains? तो of course grains बहुत पहले इस्तेमाल हुआ करती थी, तो grains। Next is, which system of exchange existed before money was introduced? Money के आने से पहले क्या चलता था? बैंकिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, बार्टर सिस्टम या मॉडर्न स्टाइल? तो इट वाज बार्टर सिस्टम व्हेन गुड्स वर एक्सचेंज्ड विद गुड्स। अब आपको पता है आप कितने सही दे रहे हो। Which of the following is a primary function of money? मनी का मेन फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी या नन ऑफ दीज? बेटा मैं यहाँ पे कहूंगी नन ऑफ दीज, क्योंकि एक्चुअल में इसका मेन फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? इसमें से फॉर्मल क्या है? मनी लेंडर्स इनफॉर्मल, ट्रेडर्स इनफॉर्मल, रिलेटिव्स इनफॉर्मल, कॉर्पोरेटिव। भाई सबके सी है क्या? अच्छा। असर्शन रीजन, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ट्रू। असर्शन रीजन को ऐसे ही किया करो, ट्रू है या फॉल्स है पहले आइडेंटिफाई किया करो, ट्रू है। इट हेल्प्स पीपल टू एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज इजीली, ट्रू है। और क्या आपस में रिलेट कर रहा है?
ये गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, तभी इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो यस, बोथ एन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब बेटा जो आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं यहाँ पे, देखो आपको मैंने हर चीज पढ़ाई हुई है, लेकिन अब मैं इस सेक्शन में आपको बताऊंगी कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो आंसर कैसे लिखना है। बिकॉज आई फाउंड मेरे ऑफलाइन में भी जहां बच्चे लैक कर रहे हैं, वो लैक कर रहे हैं आंसर राइटिंग पे। 5 है 3.5 मिल रहे हैं, 3 का है तो 2.5 मिल रहे हैं, ऐसे आधा आधा एक एक नंबर करके आपका 80 में से 65 पे पहुंच जाते हो। दिस इज द डार्क रियलिटी। ऐसा ही हो रहा है आप लोगों के साथ भी। एट प्रेजेंट जितनी मैंने बच्चों को शीट्स मिलती है, मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, उसको पढ़ा है, उसको देखा है, उसको समझा है। आपने सब सही किया हुआ है। आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 20 में से 18 नंबर आ रहे हैं, 2 मार्कर सेक्शन में मिल रहे हैं। जहां आप 3 और 5 मार्कर पे आते हो, वहां आप लिख रहे हो 5 पॉइंट्स, बट आपको मिल रहे हैं 3.5-4 नंबर। सब टिक है, लेकिन 3.5-4 नंबर। क्या कह रही है मैम? मैम कह रही है और लिखो। क्या लिखो? क्या और लिखो? बात यहाँ पे यही आती है कि आपने उस 5 पॉइंट्स तो लिख दिए, लेकिन क्या लिखा है? रिलेटेबल लिखा है, रेलेवेंट लिखा है, या नहीं लिखा है? तो ये बहुत मैटर करता है, और टीचर्स अब बहुत पर्टिकुलर हैं इस चीज को लेके। जो उनके पास मार्किंग स्कीम आती है, ये उससे मैच करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका, देखिए जैसे वीडियो होती है, जब आप कोई रील देखते हो, अगर वो शुरू के 3 सेकंड में आपको क्लिक नहीं करी, आप स्क्रॉल अप कर देते हो। सिमिलरली आपका पेपर में आंसर है, अगर आपका पहला पॉइंट ही इतना बोरिंग होगा तो मैम कहेंगी इसको तो आता ही नहीं है शायद। तो फर्स्ट पॉइंट एंड इंट्रोडक्टरी लाइन इज द मेन अटेंशन ग्रैबिंग थिंग, कि आपको टीचर का अटेंशन ग्रैब करना है कि वाओ मैंने क्या आंसर लिखा है। तो इंट्रोडक्टरी लाइन डालनी है, और पहली स्टेटमेंट ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है। आलतू फालतू की नहीं लिखनी कि बाद में जाके बता देंगे इसके बारे में। नहीं, कहानी नहीं चल रही है। एसएसटी में भी अब टू द पॉइंट मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई इज इट इजियर टू मेक ट्रांजेक्शंस इन मनी? तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये मैंने खाली इसलिए छोड़ा है। इट इज इजियर टू मेक ट्रांजेक्शंस इन मनी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला ही, सबसे पहला मैंने बताया था मेजर क्या है मनी का, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप लिखो इसके बारे में और चीजें। भैया एक्सचेंज इजीली कमोडिटी कर सकता है, एग्जाम्पल दे दिया हमने इसके अंदर, इसलिए इसने डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को खत्म कर दिया है। मेजर पॉइंट आपने फर्स्ट पॉइंट में टीचर का अटेंशन ग्रैब कर लिया। अच्छा ये तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बच्चे को पता है। अगर आप पहले ये लिख देते या पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट लिख देते, तो कई टीचर्स तो सही कर देती, लेकिन कई कमियां ढूंढ के इसको गलत कर देते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस पॉइंट को कहां लिख रहे हो। और ये सब चीजें, ये सारी चीजें हमारी लेटेस्ट सैंपल पेपर्स की बुक्स अभ्यास में हमने दी हुई है। जितने भी सैंपल पेपर्स उसमें आपको दिए गए हैं, उसके सॉल्यूशंस हमने खुद बैठ के बनाए हैं, खुद। अभ्यास सैंपल पेपर बुक्स मैं अभी आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड दिखाती हूँ। लक्ष्य अभ्यास देना, उसके अंदर सैंपल पेपर्स ही हमने ऐसे तैयार किए हैं कि आप बोर्ड में जब पेपर दे रहे होंगे, और आप अभी जब पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो यू विल बी 10 times more confident than your friend who have not practiced sample papers or who have practiced from any other book. खुली वाली होगी एक, ये खुली वाली होगी जिसने भी दूसरी बुक से की है। क्यों? पहली बात तो ये, सैंपल पेपर्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं एक साथ, ऐसे। आप एक बुक मार्केट में खरीदते हो मैथ्स की, साइंस की, 350-400 रुपए, ये पूरा आपको बंडल मिल रहा है। पूरा एक बंडल है जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी है। हिंदी का कोर्स भी है और इंग्लिश की लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। और दूसरी है ये बंडल जिसमें मैथ, साइंस और एसएसटी है, सिर्फ और सिर्फ, जिसमें मैथ, साइंस और एसएसटी है, हाँ दोनों। और इसके अंदर पेपर्स कुछ इस तरीके से निकलते हैं, दोनों ही पैकेट्स में इस तरीके से, ऐसे कि जब आप पेपर करोगे यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ये जैसे साइंस का पेपर हो गया, आप बैठे 2.5 घंटे का टाइमर ऑन किया एंड यू विल प्रैक्टिस। आप बैठे, आपने एसएसटी का पेपर अटेंड किया, ये क्वेश्चन पेपर साइड हो गया। आप बैठे, आपने मैथ्स का सैंपल पेपर किया, आपने साइड कर दिया। कोई पीछे आंसर नहीं है कि नजर जाएगी एमसीक्यू को देखने के लिए, नहीं, पीछे आंसर नहीं है। आंसर कहाँ है मैम? फिर आंसर के लिए क्या करें? आंसर के लिए आप अलग से बुकलेट पे देखो, ये देखो, ये हम, अच्छा एक और बात, इसके अंदर 2024 के 23 के दोनों के पेपर्स हैं विद टॉपर्स आंसर्स। टॉपर्स के आंसर्स हैं इसके अंदर।
इस साल का सैंपल पेपर है इसके अंदर। ये रही सॉल्यूशन बुकलेट, सॉल्यूशन बुकलेट, सारे पेपर्स के सीरियल नंबर वाइज पेपर्स, सारे आंसर्स उस तरीके से जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यू विल बी एबल टू क्रॉस चेक एंड यू विल एबल टू जज योरसेल्फ कि हाँ हमने कहाँ गलती की है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं। चाहे वो मैथ्स के स्टेप वाइज आंसर्स हो, चाहे वो साइंस के डायग्राम बेस्ड हो, चाहे वो एसएसटी के फ्लो चार्ट्स के साथ हो, हेडिंग्स के साथ हो, एवरीथिंग इज देयर विद अ ट्रैकिंग शीट कि आप कौन सी डेट को कौन सा पेपर कर रहे हो एंड आपने कितना उसमें मार्क्स स्कोर किया। व्हेन यू विल चेक योरसेल्फ इस तरीके से, ये आपके लिए इतने बेनिफिशियरी रहेंगे। मार्केट में पहली बार ऐसे सैंपल पेपर्स आए हैं जो कि इस तरीके से मिल रहे हैं, और साथ में हाँ सोने पे सुहागा एक रिविजन बुकलेट, मैथ्स के फॉर्मूलाज, एसएसटी की डेट्स एंड इवेंट्स, साइंस की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंग्लिश के करेक्टर्स, हिंदी के सारे जो भी होते हैं मुझे नहीं पता, जो भी होता है वो है इसके अंदर, सब कुछ है। मैथ्स एंड एसएसटी में सिर्फ उसका है, पांचों मेले में उसका है। यू कैन टेक, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ इस तरीके से पैकेजिंग आती है पूरी बंद। वापस आते हैं, ये इसलिए बताया है कि आपको, हम लोग जनरली जब आंसर चेक करते हैं हम लोग को लगता है अरे हम तो सही कर रहे हैं, पैराग्राफ में आंसर लिखे, अरे हम तो ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन नहीं, पैराग्राफ राइटिंग इज अ बिग नो, अ स्ट्रिक्ट नो इन बोर्ड्स, सो दैट्स हाउ यू विल आंसर। एंड अब इसके अंदर हाउ कैन यू अंडरलाइन, एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आपने अंडरलाइन कर दिया। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजिली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट हैज इजिली एक्सचेंज को आपने अंडरलाइन कर दिया। एग्जाम्पल में आपने डाल दिया, इसके बाद आपने प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को अंडरलाइन कर दिया, तो अंडरलाइन। नेक्स्ट इज बैंक कैसे मीडिएट करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था वही है कि पीपल डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी विद बैंक्स, तो डिपॉजिट देयर सरप्लस मनी विद बैंक्स, और बहुत कम ही डिपॉजिटर्स आते हैं, तो वो स्मॉल प्रपोर्शन रखते हैं। अब 5% का हो चुका है, एंड मेजर पोर्शन ये लोग यूज करते हैं टू एक्सटेंड लोन्स। इसी तरीके से ये मीडिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, क्यों? क्योंकि अभी तक वहां पे भैया रूरल एरिया में फॉर्मल पहुंचे ही नहीं, और जहां पे भी पहुंचे हैं वहां पे भी दे आस्क फॉर मोर डॉक्यूमेंटेशन, दे आस्क फॉर कोलेटरल, और इसीलिए सोर्सेज जैसे कि मनी लेंडर ये सब ज्यादा चलते हैं पर्सनल लेवल पे इन लोगों के लिए। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस शुड ऑलवेज बी इन अ टेबल फॉर्म, ऑलवेज गिव डिफरेंशिएशन इन अ टेबल फॉर्म ओनली। देन वाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, अभी बताया, ताकि लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, लोग इकोनॉमी को ग्रो कर सकें, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकें। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत जरूरी है। ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंसर। 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, यूजुअली एक ही नेबरहुड के होते हैं, 25 से 100 रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है। 1 से 2 साल बाद ये इतने ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि बैंक्स भी इनको लोन देने के लिए रेडी हो जाते हैं, और लोन सैंक्शन किया जाता है पूरे ग्रुप के नाम पे, उस सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पे। एंड छोटे छोटे लोन्स ये अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं, और सोशल इश्यूज पे भी बात करते हैं। आरबीआई के बारे में बता रखा है पूरा का पूरा यार, क्या क्या देखो, इंट्रोडक्टरी लाइन है ना, पहले में मैंने जान के छोड़ दिया आपको समझाने के लिए। ये पहली बात तो मॉनिटर्स करता है कि मेंटेन कर रहा है वो मिनिमम कैश बैलेंस या नहीं। ये भी देखता है कि सिर्फ ये नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस लोन तो नहीं दे रहा। फिर ये पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन लेता है रिगार्डिंग किस किस को आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो एटसेट्रा। ये बहुत जरूरी है पुअर हाउस होल्ड्स के लिए, स्मॉल कल्टिवेटर्स के लिए, बोरोवर्स के लिए, और ये ज्यादा अपने मन मर्जी का रेट ऑफ इंटरेस्ट ना चार्ज करे, इसलिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके। अब मैं 2 आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछूंगी जिसके आंसर्स आपको कमेंट्स में लिखने हैं, और मैं अगले वन शॉट में आपको इसका शाउट आउट दूंगी। आपको मुझे ये भी कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट वन शॉट आपको किसका चाहिए। वैसे बेटा हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में डाल चुकी हूँ। प्रिंट कल्चर, ग्लोबल वर्ल्ड, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, नेशनल इन इंडिया, नेशनल इन यूरोप, हिस्ट्री इज डन, पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेटेस्ट डन, सेकेंड टर्म की बात कर रही हूँ, ग्लोबलाइजेशन डन। तो प्लीज देखना शुरू कर दो यार, प्लीज, बहुत जरूरी है। होमवर्क क्वेश्चंस करेंगे। Which of the following is supervised by RBI? RBI किसको सुपरवाइज करता है? A informal, B commercial, C money lenders, D traders. Self-help groups are helpful because they encourage saving among the poor, provide loans, जिसका सही होगा help in that, loans at high interest और हार्ट भी मिलेगा,
depend on money lenders are run by banks only? So you need to answer these two questions in the comment section below. I hope आपको पूरा ये चैप्टर आ गया होगा. I wish you all the very best यार. Science and fun was and always be with you. Don't worry. भेड़ चाल में नहीं, दिमाग से चलना है. एक होशियार बच्चा सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करता है, वो करना है. जो मुश्किलें आ रही हैं वो वन शॉट से देख के करनी है. That's it. वहाँ पास तो बहुत सपोर्ट है यार. हमारे टाइम पे तो था ही नहीं. फोन भी नहीं होता था कि दोस्त से फोन करके डाउट पूछ ले. यू हैव सो मच रिसोर्सेज. बस पढ़ो यार. प्राउड फील करा दो अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को. इतना ही कहूँगी. See you all in the next lecture. All the very best. Keep working hard. अच्छे से दिवाली मनाओ, अच्छे से. बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.